तो नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राज़ील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, क्या एम्बेसी आपका वीज़ा डिनाई कर सकती है या रिफ्यूज़ कर सकती है। आप एम्बेसी जाओगे ब्राज़ील की, वीज़ा अप्लाई करोगे और वो आपका वीज़ा रिजेक्ट कर दे, डिनाई कर दे, रिफ्यूज़ कर दे कि हम आपको वीज़ा नहीं देंगे और पासपोर्ट आपका वापस कर दे बिना वीज़ा दिए। तो क्या ये हो सकता है? पॉसिबिलिटी है। तो इसका सीधा सा आंसर है बिल्कुल हो सकता है, लेकिन क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशंस हैं, एज पर लॉ क्या क्या जो रीजंस हैं वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, एम्बेसी वीज़ा रिजेक्ट करती है किन रीजंस की वजह से, उस पर भी मैंने बताया। वो रीज़न लॉ में नहीं लिखे, वो कैसे एनालाइज करते हैं, उनके दिमाग में क्या चलता है जब वो एक वीज़ा फाइल को एनालाइज करते हैं। तो वो वीडियो जो है ना, अंदर की बातें जो कोई नहीं बताएगा और वो कहीं वेबसाइट पे भी नहीं मिलेंगी, वो लॉ में भी नहीं मिलेंगी। वो लोग क्या देखते हैं, क्या अप्लाई करते हैं और क्या वो अपना दिमाग लगाते हैं, उस पे वीडियो एक बनाया है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो देख लेना। वीज़ा से वर्क वीज़ा, मैरिज, हर चीज़ पे वीडियो है। ब्राज़ील के बारे में फैक्ट्स के ऊपर वीडियो है, वो सारे प्लेलिस्ट है, तो वो सब देख लीजिएगा। और अभी हम मुद्दे पे आते हैं। तो दोस्तों, एज पर लॉ बिल्कुल रेफ्यूज कर सकती है, डिनाइल कर सकती है। सब सेक्शन 4 ऑफ ब्राज़ीलियन इमिग्रेशन लॉ, ब्राज़ील का जो न्यू लॉ ऑफ माइग्रेशन आया था 2017 का, जो नवंबर से लागू हुआ था, नवंबर 2017, उसका सब सेक्शन 4 है रिफ्यूजल टू ग्रांट एंड डिनायल ऑफ वीज़ा। तो ये एक उसमें अलग से क्लॉज है। उसका आर्टिकल 27 ऑफ न्यू लॉ ऑफ माइग्रेशन, उसमें क्लियर मेंशन है वर्डिंग, वीज़ा विल नॉट बी ग्रांटेड इन फॉलोइंग सिचुएशन। वीज़ा नहीं दिया जाएगा निम्नलिखित सिचुएशंस में। सबसे पहले, अगर वीज़ा की रिक्वायरमेंट मीट नहीं होती, आप वीज़ा की कैटेगरी किसी में अप्लाई करते हो लेकिन उस वीज़ा की कैटेगरी में रिक्वायरमेंट मैच नहीं हो रही। मतलब मैंने वर्क वीज़ा अप्लाई कर दिया, अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म तो ऑनलाइन है ना, तो मैंने अप्लाई कर दिया, वर्क वीज़ा सिलेक्ट करके अप्लाई कर दिया और वहाँ दे दिया फॉर्म और फाइल, लेकिन मेरे पास ना ऑफ़र लेटर है। ऑफ़र लेटर तो सिर्फ नहीं लगता, वहाँ पे ऑथराइजेशन भी लगता है। मतलब ब्राज़ीलियन कंपनी जो है वो लेबर मिनिस्ट्री में अप्लाई करके ऑथराइजेशन लेगी, फिर वो ये यहाँ आएगी एम्बेसी में। तो ना मेरे पास वो ऑथराइजेशन है लेबर मिनिस्ट्री का, ना मेरे पास ऑफ़र लेटर है, कुछ नहीं है। मतलब मैं रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं कर रहा। ये सारी रिक्वायरमेंट है। तो मैं जब रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर रहा ना स्पेसिफिक रेगुलेशंस में जो एप्लीकेबल हैं, तो मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, डिनाई हो जाएगा, रेफ्यूज़ हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ होती है। सिमिलरली जैसे टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हो, अब ना तुमने होटल बुकिंग करी है, ना तुमने इनविटेशन लेटर है, ठीक है, आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, आप समझ रहे हो। तो रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं हो रही। अब तुमने होटल बुकिंग करी है लेकिन फिर तुमने जो कवर लेटर है उसमें प्रॉपर डिटेल नहीं दी है, जस्टिफाई नहीं हो पा रहा, तो रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं हो रही कि आप क्यों जाना चाह रहे हो, ब्राज़ील ही क्यों जा रहे हो, है ना। एकदम से मैं 1.5-2 लाख रुपए खर्च करके टिकट पे 1.5 लाख रुपए मैं ब्राज़ील क्यों जा रहा हूँ। तो ये जो रिक्वायरमेंट्स अगर मीट नहीं हो रही ना, जो वीज़ा आपने टाइप रिक्वेस्ट किया है, तो हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। स्टूडेंट वीज़ा तुमने अप्लाई कर दिया, लेकिन तुम्हारे पास ब्राज़ीलियन यूनिवर्सिटी या कॉलेज या स्कूल, है ना, या कोई इंस्टीट्यूशन से इन्विटेशन लेटर नहीं है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, मीट नहीं हो रही रिक्वायरमेंट। तो ये अगर रिक्वायरमेंट मीट नहीं होगी तो फिर जो है आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। तो ये एक पहली रिक्वायरमेंट है। दूसरी, अगर कोई व्यक्ति डेमोन्स्ट्रेबली कंसील करता है कंडीशन, ठीक है, जो प्रिवेंट कर सकती है वीज़ा का ग्रांट, है ना, ग्रांटिंग ऑफ अ वीज़ा और एंट्री इनटू द कंट्री। एंट्री या वीज़ा ग्रांट होने की कंडीशन कुछ प्रिवेंट हो रही है जिससे आपको नहीं मिलेगा, वो आप कंसील कर रहे हो, ठीक है। तो ये तो कैसा है ना भाई, ये जनरली जो लोग हैं वो नहीं कर पाते, क्योंकि क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति मिसरिप्रेजेंट कर रहा है वीज़ा एप्लीकेशन में या कुछ हाइड कर रहा है, तो फिर वो लोग इतने अच्छे से हाइड करवा देते हैं। जैसे एजेंट है ना, टूरिस्ट वाले, टूरिस्ट वीज़ा के एजेंट, वो इतने अच्छे से हाइड करा देंगे कि कोई पकड़ नहीं पाता। तो ये तो है कि डेमोन्स्ट्रेबली कंसील अ कंडीशन, है ना, कि ग्रांट ना हो वीज़ा, कोई कंडीशन है जिससे आपको वीज़ा नहीं मिल सकता, वो आप छुपा रहे हो। तो ये तो उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन है, एक लॉ है, एक क्लॉज है उसमें। तीसरी चीज़,
बहुत इम्पोर्टेंट, अगर आप 18 साल की उम्र से कम हैं और आपके साथ कोई एडल्ट नहीं है या आपके पास ट्रैवल ऑथराइजेशन नहीं है लीगल गार्जियंस की, लीगल गार्जियंस या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की आपके पास रिटर्न ट्रैवल ऑथराइजेशन नहीं है, मतलब आप 18 से कम हैं, माइनर हैं और आपके पेरेंट्स की ऑथराइजेशन भी नहीं है आपके पास, तो उस केस में फिर वीज़ा ग्रांट नहीं होगा। तो ये होता है जैसे कोई 18 साल से कम का अप्लाई करता है, उसके साथ कोई है भी नहीं और उसके बाद उसका ट्रैवल ऑथराइजेशंस नहीं है, पेरेंट्स का साइन किया हो तो हो जाएगा, है ना। अब जैसे जनरली क्या होता है, 18 से कम वालों के साथ फादर जाएंगे, फिर अगर ट्रैवल ऑथराइजेशन नहीं होगी तो वो काउंसिलर ऑफिसर बोलेंगे कि इनको ट्रैवल ऑथराइजेशन भी लगेगी, तो ये भी आप लेके आओ, नेक्स्ट डेट पे आओ, तो फिर आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। तो ये चीज़ होता है, 18 से कम में ट्रैवल ऑथराइजेशन लगती है, उस केस में रिजेक्ट हो सकता है। चौथी और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और ये जो वर्डिंग है ना, ये ब्राज़ीलियन एम्बेसी, ब्राज़ीलियन कॉन्सुलेट में हर जगह लगी रहती है, बड़े बड़े शब्दों में, जहां आप लोग बैठते हो, आम जनता जाके बैठती है वीज़ा अप्लाई करने के लिए, फाइल सबमिट करने के लिए, वहाँ ये वर्डिंग लगी रहती है। कोई भी व्यक्ति जब वीज़ा रिक्वेस्ट के टाइम पे जब अप्लाई करने जाता है, एग्रेसिव मैनर में बिहेव करता है, इंसल्टिंग या डिसरिस्पेक्टफुल मैनर में बिहेव करता है ब्राज़ीलियन काउंसलर सर्विस के एजेंट्स के साथ, तो वीज़ा रिफ्यूज या डिनाई हो सकता है, ठीक है। ये इमिग्रेशन लॉ में पहले भी थी, 1980 का जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप के टाइम पे जो इमिग्रेशन लॉ आया था, ये कंडीशन उसमें भी थी, ये न्यू माइग्रेशन लॉ में भी कंडीशन है, और ये सारे ब्राज़ील की एम्बेसी कॉन्सुलेट में लिखा रहता है कि अगर आपने ऐसा किया तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो टू एनीवन, है ना, एट द टाइम ऑफ रिक्वेस्टिंग वीज़ा बिहेव्स इन एन एग्रेसिव, इंसल्टिंग और डिसरिस्पेक्टफुल मैनर टुवर्ड्स एजेंट्स ऑफ द ब्राज़ीलियन कॉन्सुलर सर्विस। अगर आप मिसबिहेव करते हो, एग्रेसिव हो जाते हो, इंसल्ट कुछ करते हो, तो आपको अपना बिहेवियर बहुत अच्छा रखना पड़ेगा जब वीज़ा अप्लाई करने जाते हो और कलेक्ट करने जाते हो, ये चीज़ बिहेवियर का बहुत ध्यान रखना। और हमारे मित्र ने एक वीज़ा अप्लाई किया था, तो वो बता रहे थे कि काउंसलर वाला ही डिसरिस्पेक्टफुल वे में उससे बिहेव कर रहा था, मतलब वो प्रोवोक कर रहा होगा। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर वो लोग भी प्रोवोक करें ना आपको, तो भी आपको प्रोवोक नहीं होना है ना। तो कुछ डिसरिस्पेक्टफुल में कुछ उल्टा जवाब दे दे सामने वाला, तो भी आपको प्रोवोक नहीं करना होना है। अपना जो है संयम रखना है, अपना जो है ना काम रहना है बिल्कुल, और अपना काम करके आना है। अगर ये हो जाएगा तो बिल्कुल रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये 4 कंडीशंस हैं आर्टिकल 27 सब सेक्शन 4 ऑफ द ब्राज़ीलियन न्यू लॉ ऑफ माइग्रेशन 2017 जो 2 नवंबर 17 से लागू हुआ है, उसमें ये कंडीशंस हैं। और ऐसी भी कुछ कंडीशंस हैं जो पहले लागू थी, अभी वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं मुझे नहीं पता। ये एक कंडीशन थी कि अगर आप वीज़ा कैटेगरी बदल देते हो, ठीक है, मैं टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करता हूँ और वो रिजेक्ट हो जाता है, फिर मैं कैटेगरी बदल देता हूँ, ऐसा भी हुआ था। मैं बता रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं। कई भाई लोग हैं जिनकी जैसे गर्लफ्रेंड है ना, वो क्या करते थे, वो टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते थे, उनका रिजेक्ट हो जाता। एक केस मेरे पास आया था, एक भाई ने मेल किया था, उसकी गर्लफ्रेंड ने भी मेल किया था। तो क्या हो गया था कि उसने क्या किया, टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई किया, टूरिस्ट वीज़ा रिजेक्ट हुआ, फिर उसने भाई ने प्रॉक्सी मैरिज कर ली ऑनलाइन, वो सब डॉक्यूमेंट देके प्रॉक्सी मैरिज का सर्टिफिकेट लेके आके फैमिली रियूनियन अप्लाई कर दिया कुछ महीने बाद, तो फिर से रिजेक्ट हो गया, क्योंकि आपने वीज़ा कैटेगरी, मतलब आप एंट्री मिलने के लिए आप कुछ भी कर रहे हो, ब्राज़ील में घुसने के लिए आपने वीज़ा कैटेगरी भी बदल दी, मतलब आपका जो पहला भी इंटेंशन था वो जेन्युइन नहीं था, ऐसा कुछ था। अगर आप वीज़ा कैटेगरी बदलते हो तो भी हो सकता है। तो वीज़ा कैटेगरी मत बदलना, अगर तुम टूरिस्ट अप्लाई कर रहे हो तो वही करना, स्टूडेंट कर रहे हो तो वही करना, बदलते मत रहना ऐसा कि चलो मेरा टूरिस्ट वीज़ा रिजेक्ट हो गया, चलो मैं कुछ पैसे दे के इन्विटेशन मंगा लूँ कोई यूनिवर्सिटी से, एडमिशन लेके और स्टूडेंट कर लूँ, ऐसा भी मत करना, है ना। जो एक चीज़ है उसको अच्छे से अप्लाई करो, उस पर स्टिक रहो, तो आपको वीज़ा मिलेगा। और अभी तक ऐसा चल रहा था कि अगर वीज़ा रिजेक्ट होता है तो 6 महीने बाद आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हो, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें ध्यान रखना। न्यू लॉ ऑफ माइग्रेशन में थोड़ा अच्छा हो गया है, थोड़ा इमिग्रेशन फ्रेंडली है, इमिग्रेंट फ्रेंडली है ना, फॉरेन फ्रेंडली है, ये फॉरेनर फ्रेंडली अच्छा है लॉ। लेकिन उन्होंने कुछ जो ब्लंडर्स थे पहले के वो भी करेक्ट किए, जैसे मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आप शादीशुदा हो,
शादीशुदा उस शादी के बेसिस पे पीआर मिला है तो आपकी फिर दोबारा शादी करोगे तो उसे नहीं मिलेगा। तो ये तो ब्लंडर था, वो करेक्ट कर दिया, वो बहुत अच्छा किया। तो दोस्तों ये थे कुछ रिक्वायरमेंट्स जहाँ वीज़ा आपका डिनाई हो सकता है और एम्बेसी को राइट है, अधिकार है, और एम्बेसी के पास हमेशा राइट रहता है, वो बिना रीज़न बताए भी रिजेक्ट कर देते हैं, हमेशा याद रखना। ब्राज़ीलियन एम्बेसी कॉन्सुलेट है या कोई भी देश का एम्बेसी कॉन्सुलेट है, उनके पास अथॉरिटी रहती है। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट भी सही हैं, वीज़ा कैटेगरी भी सही है, रिक्वायरमेंट्स भी मैच हो रही हैं, सब कुछ सही है, आपका बिहेवियर भी सही था, लेकिन अगर उन्हें कुछ लगता है कि आपका इंटेंशन नहीं है जेन्युइन, है ना, या कुछ और इंटेंशन से आप जा रहे हो, तो वो रिजेक्ट कर सकते हैं और उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ब्राज़ीलियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी कुछ नहीं कर सकती। हाँ, उसमें कंप्लेंट डाली जा सकती है, लेकिन फिर वो कह देंगे, वो उनसे जवाब मांग के आपको रीज़न बता देंगे कि भाई इस वजह से किया है ना। तो अच्छे से अप्लाई करो, पहली बार ये टिप है, एक बार अप्लाई करो, अच्छे से करो। अगर बाई चांस रिजेक्ट होता है तो 6 महीने बाद फिर उसी कैटेगरी में ट्राई कर सकते हो। तो दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी, टिप्स कैसी लगी, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ जानकारी चाहिए कमेंट करिए, वीडियो ज़रूर आएगा। लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।